हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक वाई। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक पॉडकास्ट सीरीज। मतलब एक ये पॉडकास्ट तो नहीं है, एक तरीके का वो पॉडकास्ट नहीं है जिसमें किसी गेस्ट को बुलाया जाए और उसके साथ सवालात किया जाए और वो जवाब दे। इस तरीके का नहीं है। एक क्वेश्चनियर है, एक रीजनिंग है जिसको मैं शुरू करना चाहता हूँ। मेरा थिंक वाई और ये फ्री थिंकिंग सोसाइटी के बनाने के पीछे भी यही कारण था कि सवाल पूछे जाएं। ये सवाल पूछे जाएं कि जो महत्वपूर्ण है, जो मुझको लगता है कि पूछे जाने चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं और बहुत सारे सवाल जो अधूरे रह जाते हैं, जिनका कोई हमें जवाब नहीं मिल पाता है बहुत आसानी से। तो मैंने ये सोचा कि एक ये पॉडकास्ट सीरीज़ लेकर आऊँ जिसमें हम सवालात करें ऐसे चीज़ों के बारे में जो सच में महत्वपूर्ण है। और उसी वजह से मैंने ये शुरू भी किया। तो इस आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वाई आर यू लाइक दिस एज यू आर राइट नाउ। ठीक है, जो आपका अभी का जो कॉन्शियस बीइंग है, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, आप वैसे कैसे हुए। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरों को हमसे अलग बनाती है और हमें दूसरों से अलग बनाती है। तो बहुत सोचा भी है मैंने इसके बारे में। तो मैंने बहुत जो रीजनिंग करी है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं देखता आता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ है, इसमें मैंने जो लाने की कोशिश करी है वो अभी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूँगा, लेकिन मुझको नहीं पता कि आगे ये कहाँ तक जाएगा। इसके साथ और मैं क्या क्या चीज़ें करूँगा ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी मुझसे जुड़ना चाहे, जो जो लोगों से मैं जुड़ पाऊँगा आगे, मुझे नहीं पता कि मैं कौन से लोगों से जुड़ पाऊँगा, कैसे लोग होंगे। पर हाँ, ये कह सकता हूँ कि ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो सोचना और जो सवाल पूछना महत्वपूर्ण समझते हैं, जो कुछ ढूंढने के लिए निकले हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात होगी, तो वैसे लोगों से जुड़ना मैं पसंद करूँगा। और हो सकता है तो उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल के इस पॉडकास्ट सीरीज़ में भी शामिल करूँगा। वैसे भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी तो दे रखा है। देखते हैं कि कौन लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं जो मुझसे जुड़ पाएँ। आगे रहेगी ये जर्नी, बहुत लंबी है, एडवेंचरस भरी जर्नी होगी, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ठीक है, तो शुरू करते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर रीजनिंग करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि आप जो अभी हैं वो कैसे हुए हैं। ठीक है, वाई आर यू लाइक दिस एज यू आर राइट नाउ। अब ये जो एक क्वेश्चन है, ये मुझे आया दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके, उनकी ज़िंदगी को देखकर, उनकी बिहेवियर्स को देखकर, उनसे बातें करके, उनका साइकिक समझ के कि किस तरीके से कैसे लोग होते हैं और क्या वो पर्टिकुलर पर्सनालिटी रखने के पीछे, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी हैं जो ये पॉडकास्ट या मेरा जो वीडियो है वो सुन रहे हैं, तो अभी आप जैसे हैं उसको वो इंसान बनाने में आपका कितना योगदान रहा है, तो उसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसमें मैंने एक अपनी ब्लैंक शीट भी रखी है जिसमें मैं कुछ ड्रॉ या कुछ डायग्राम्स कुछ बना के आपको दिखाऊं या समझाने की कोशिश करूं कि मेरा मतलब क्या है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग हैं, जैसे कि आपको सामने जो दृश्य दिख रहा है पूरे ब्रह्मांड का, ठीक है,
ये करोड़ों साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ होगा हमारा पृथ्वी बनने से पहले, ठीक है। बिग बैंग के बाद स्टार्स, गैलेक्सीज और ये सारी चीज़ें आई, मिलियंस बिलियंस जो साल गुजरे, उसके बाद एक बैक्टीरिया से जिंदगी पनपी आगे जाके, वो धीरे 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 करते 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 लैंड बना, लैंड से मैमल्स बने, मैमल्स से फिश, मतलब फिश वगैरह बनी, फिर मैमल्स ऑब्वियसली, फिर धीरे धीरे करके विकास हुआ। और जो जो एक पर्टिकुलर एक कॉमन एंसेस्टर थे, उनसे हम अलग हुए और बाकी के चिंपैंजीज अलग हुए। उसके बाद पूरी की पूरी हमारा इतिहास रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे हमें कहाँ लाकर रखती हैं। ऑब्वियसली बात है कि हम उतने पीछे तो नहीं जाएंगे क्योंकि उसका इतना कुछ महत्व पड़ता नहीं है। वैसे ये बातें तो सारी हम जानते ही हैं, लेकिन जो ह्यूमन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जिन्हें बनाने में हमें बहुत साल लगे हैं, एक पर्टिकुलर कल्चर है, उस कल्चर के उस कल्चर के पीछे, उस पर्टिकुलर एजुकेशन के पीछे ऐसा ऐसा क्या रीज़न था कि जो आज हम हुए हैं, जैसा आज हम हैं वैसा हम रहेंगे। और अगर हम ऐसा हैं तो ऐसे हम हैं क्यों, उसके पीछे थोड़ा सा हम इंक्वायरी बिठाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे बर्थ में जाना चाहिए पहले, तो तब से हम देखना चाहिए कि हमें हमारे पास ऐसी कौन सी कॉन्शियस चॉइसेस थी जो हमारी थी, प्योरली हमारी, ठीक है। अब वो कॉन्शियस चॉइसेस क्या हमने बनाई या दूसरों के बनाए हुए सोसाइटल कल्चर्स में हम फिट हुए, क्या था देखते हैं। तो सबको पता है कि तो सबको पता है कि सब जन्मे होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो मैं 5 साल पहले, 5 साल की हम पहले बातें कर लेते हैं, ठीक है। 0 से लेके 5 साल, आप जिस टाइम जन्मे होंगे, जैसे ही आपका बर्थ हुआ, ठीक है, तो बर्थ होते ही आप पर लॉज और सरकार जो गवर्नमेंट है वो लागू हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। अब बर्थ सर्टिफिकेट हम सोचते हैं कि इतना बड़ा कुछ नहीं है, सब के होते हैं और सब लोग इसमें आते हैं, लेकिन बाय लॉज इसका ये मतलब होता है कि आपका क्या एग्जिस्टेंस है, ठीक है। ये बर्थ सर्टिफिकेट दर्शाता है कि आप एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप पे बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बाय लॉज एग्जिस्ट करते हैं, आपका एक एग्जिस्टेंस है। आप सिर्फ एक बायोलॉजिकल बर्थ तो हो गया आपका, लेकिन जो लीगल बर्थ है वो ये बर्थ सर्टिफिकेट आपको देता है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से धीरे धीरे डाइसेक्ट करें और सोचे उस बात को, तो अब जब आप 0 से लेकर 5 साल के बीच में थे, तो मुझको नहीं लगता कि आप इतने ही ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, है ना। इतने ज़्यादा आपके पास जो चॉइसेस है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ये आपके पास एबिलिटी तो नहीं ही होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। हो ही नहीं सकता कि कोई 0 से लेके 5 साल का जो बच्चा है, या 0 नहीं बोल सकते, 1 से 5 साल का जो बच्चा है, वो उसके पास कोई ऐसी शक्ति होगी जिससे वो चूज कर पाए अपनी चीज़ें, ठीक है। अब एक बच्चा क्या चूज कर सकता है कि
उसको किसके पास रहना है, मम्मी के पास, पापा के पास, वो रो देगा। अगर कोई और उसको उठाएगा तो ये कर सकता है। तो क्या वो उसकी चॉइस है? अब ये देखने वाली या सोचने वाली बात है, ठीक है। अब जिस तरीके के माहौल में वो पड़ेगा, जिस तरीके के माहौल में वो रहेगा, उस तरीके का वो होगा, ये सबको पता है। अब जब वो जो माहौल देने वाला कौन, उसके नेबर्स, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर सब साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है तो उसके रिलेटिव्स भी हो गए। अगर सब साथ में नहीं रहते तो फिर न्यूक्लियर फैमिली हुआ, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स और नेबर्स का तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। फिर आपकी जो पर्टिकुलर स्टेट है, जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है आपकी, वो भी आपके जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी है उसको एनहेंस करने के पीछे एक गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। फॉर एग्जांपल, आप ऐसी जगह बर्थ लिए हैं जहाँ पे बहुत आसपास में बहुत गार्डन है, बहुत गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से पार्क्स बना रखे हैं बच्चों के खेलने के लिए, और वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए अलग खेल के सब है वहाँ पे, स्लाइड्स और समथिंग। जो थोड़े से और बड़े बच्चे हैं उनके लिए और कुछ कुछ दूसरे दूसरे ऐसे बहुत सारे खेल वहाँ पे है जहाँ पे पार्क्स में जाके खेल सकते हैं। और एक ऐसा बच्चा है जहाँ वहाँ पे उसका बर्थ हुआ है जहाँ पे ये सब चीज़ सुविधाएं है नहीं, जहाँ पे सिर्फ घर है, अगल बगल घर है, और जो सुविधाएं हैं वो बहुत दूर है। तो आप बताइए कि वो बच्चे का डेवलपमेंट और ये जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो एक तरीके से स्टेट भी क्या होती है, रिलायबल होती है। एक स्टेट भी, एक गवर्नमेंट भी एक बच्चे के डेवलपमेंट में या उसके जो आसपास के जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट में वो क्या योगदान दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट क्या योगदान दे रहा है, क्या गवर्नमेंट इस तरीके से प्लान्स चला रहा है कि आपको अपने बच्चे को अगर बड़ा करना है, फैमिली डेवलपमेंट होता है, पेरेंटल डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या ऐसी चीज़ें कर रहा है गवर्नमेंट कि आपका जो बच्चा है वो सुरक्षित रहे, उसकी देखभाल अच्छे से हो, उसकी शिक्षा अच्छे से हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फ़र्क पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें एक बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये समझिए कि कंपेयर कर देते हैं, 2 बच्चे हैं, एक है ए और एक है बी। ए जो है बहुत अमीर है, इनके मम्मी पापा बहुत पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड फैमिली, ठीक है। ऐसा समझिए कि सारे के सारे पढ़े लिखे, बहुत पीएचडी स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स ऐसे खानदान से आते हैं। और बी ऐसा बच्चा है जहाँ पे इतना पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, ठीक है। और उनको जो ट्रेडिशनल एक चीज़ होती है कि जिस तरीके से बच्चे बड़े हो रहे हैं घर में, उनके घर में यही अप्रोच से बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है। इनको अभी भी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ पता नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन इग्नोरेंस है इनमें कि जब बच्चा आ गया तो माँ की देखभाल और प्लस बच्चे की देखभाल किस तरीके से होनी चाहिए, वो इनके घर में नहीं है। लेकिन इनके घर में एक डाइटिशियन है, एक तरीके के फैमिली प्लानर्स, एजुकेटर्स है, चाइल्ड डेवलपर्स, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, ये सारी सुविधाएं हैं इनके घर पे। तो आप ये बताइए कि ये जो बच्चे के डेवलपमेंट है, ये दोनों बच्चे के डेवलपमेंट में इन दोनों में फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा? फ़र्क आएगा। अब क्या ये दोनों बच्चे हैं वो इनका खुद का कॉन्शियस चॉइस था कि वो यहाँ पे पैदा हों? बिल्कुल भी नहीं।
इनका कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं था। 0 से 5 तक में भी इनका कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं था कि ये किस तरीके से डेवलप होंगे। इनकी स्कूलिंग, इनका एजुकेशन भी इनके, ये दोनों बच्चों के खुद के हाथ में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अपना खुद का कॉन्शियस चॉइस नहीं बना सकते हैं, पहली चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हैं। दूसरी चीज़ कि जो पर्टिकुलर जो वेल एजुकेटेड फैमिली है वो अपने बच्चों के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, और जो इतने वेल एजुकेटेड नहीं है वो एजुकेशन में या फिर जो एक डेवलपमेंटल स्टेज में जितनी भी तरीके की चीज़ें होते हैं वो शायद से इसमें तो एब्सेंट ही होने वाला है। ठीक है, तो बच्चे के डेवलपमेंट में तो जीरो से बोल रहा हूँ, जो बच्चे के डेवलपमेंट में वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होने वाला है इन दोनों में। और वो इन दोनों की चॉइस नहीं है, वो इन दोनों के अगल बगल के लोगों की चॉइस है कि जैसे कि इनके जो पर्टिकुलर टीचर्स होंगे, जिस तरीके के स्कूल में दाखिला होगा इनका, और इनका भी जिस तरीके के स्कूल में इनका भी दाखिला होगा, जिस तरीके के इनके टीचर्स होंगे, वो इन्हें क्या क्या सिखाएंगे। जो इनके आसपास के बच्चे होंगे वो उन्हें क्या क्या सिखाएंगे। जो इनके आसपास के लोग होंगे वो उनका क्या योगदान रहेगा इन दोनों के डेवलपमेंट में रहेगा ना। तो ये दोनों तो अलग अलग हो गए, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया इन दोनों में। ठीक है, और अभी तक ये खुद का कॉन्शियस चॉइस नहीं उठा पाते हैं, नहीं मतलब नहीं ले सकते, ऑब्वियसली बात है नहीं ले सकते। अब है 5 से लेके 10 ईयर्स तक आप आ जाइए। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। अभी तक बच्चे के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है खुद की चॉइसेस के लिए। उसको घर से जो मिलेगा वो मिलेगा, उसको उसके एजुकेशन से जो चीज़ें रहेगी वो उसके पास रहेगी। जो उसके नेबर होंगे वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस डालेंगे उनके पेरेंट्स पे, फिर वो सारी चीज़ें बच्चे पे भी आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो रहने वाली ही हैं। ठीक है, और इनमें इन बच्चों का कोई भी कॉन्शियस चॉइस नहीं है। ठीक है, कि वो कौन से एजुकेशन लेते हैं, उनके नेबर क्या होते हैं। तो अभी तक तो आपकी ज़िंदगी आपकी है ही नहीं अभी तक तो, क्योंकि आपके जो भी चीज़ें हैं वो मीडिएटेड होगा थ्रू योर पेरेंट्स, थ्रू योर फैमिली एंड थ्रू योर फ्रेंड्स एंड ऑब्वियसली थ्रू योर नेबर्स एंड रिलेटिव्स ऑल्सो। तो इन सबका जो एक कलेक्टिव इन्फ्लुएंस है वो आप पे पड़ेगा। ठीक है, आप कैसा खाना खाएंगे, आपके बिलीफ क्या होंगे, ये आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आप कैसे बात करेंगे, आपके बिहेवियर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप चूज नहीं कर सकते अभी तक। ये सारी चीज़ें आप पर इम्पोज की जाएंगी। ठीक है, और आपके इसके पीछे कोई चॉइस नहीं है अभी तक। एक और ऐसा और कुछ भी नहीं है, आप बस उसको मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं, 0 से लेके 10 साल में भी आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, 5 साल से लेके 10 साल के बीच में आपका एजुकेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक फुल फ्लेज्ड स्कूलिंग शुरू हो जाएगी जहाँ पे आप स्कूल जाने लगेंगे। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब क्या वो एजुकेशन को आप चूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कौन चूज करेगा? आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स को बताने वाले कौन? सोसाइटी।
और कौन सा इन्फ्लुएंस हो जाएगा? पेरेंट्स को, रिलेटिव्स, और उनको भी बताने वाले कौन? सोसाइटी। सॉरी। तो ये जो सोसाइटी है ये बहुत इन्फ्लुएंस करेगा आपके पेरेंट्स को आपके पर्टिकुलर एजुकेशन के लिए, ठीक है। अब जब ये जो बच्चा है ये तो चूज नहीं कर सकता कि उसको कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। उसके जो अगल बगल के लोग हैं वही उसको दाखिला देंगे, एक पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन कराएंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो बी वाला बच्चा है ये लो सोशियो और इकोनॉमिक फैमिली से बिलोंग करता है, और ये जो है हाई सोशियो इकोनॉमिक फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो बी है उनके माँ बाप इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स है, जो कि अगल बगल के जो नेबर्स हैं, ये भी इतने कुछ वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, क्योंकि लो सोशल इकोनॉमिक कैटेगरी में आते हैं। तो वहाँ पे जिस तरीके से होता है कि इतना इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। आजकल तो वैसे सब जगह हो चुकी है कि हर जगह इंग्लिश एजुकेशन ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हम ऐसा मान के चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो बी है इनके माता पिता इतने वेल एजुकेटेड नहीं है, इनको लगा कि जो रीजनल लैंग्वेज है उनकी इनको स्कूलिंग दे देते हैं, ठीक है, या हिंदी लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज। तो हिंदी मीडियम स्कूल में दाखिला डलवा दिया, क्योंकि लो सोशल इकोनॉमिक है तो हिंदी मीडियम स्कूल जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। इसलिए ये जो बी का जो डेवलपमेंट है वो हिंदी मीडियम स्कूल में होगा। वहीं पे दूसरी जगह जो ए है, जो हाई सोशो इकोनॉमिक फैमिली से बिलोंग करता है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनके जो फैमिली वाले हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम। बी के फैमिली वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या वो ए और बी ने चूज किया कि वो हिंदी में पढ़ेंगे या इंग्लिश में पढ़ेंगे? नहीं चूज किया। कौन चूज किया? उनके पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स को किसने बताया? रिलेटिव्स और सोसाइटी। रिलेटिव्स को किसने बताया? सोसाइटी। तो सोसाइटी मेन इन्फ्लुएंशियल एक कंपोनेंट है हमारे एजुकेशन के पीछे, ठीक है। तो 5 साल से 10 साल के बच्चे को जो एजुकेशन मिल रही है वो उसकी खुद की एजुकेशन नहीं है, क्योंकि वो डिसीजन इतना जल्दी नहीं बना सकता कि उसको क्या एजुकेशन चाहिए। उनके बिहाफ में उनके जो गार्जियन है, उनके जो पेरेंट है वो बनाते हैं, ठीक है। अब उनके जो पेरेंट का जो एक सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो तय करता है कि वो इंग्लिश में पढ़ेंगे या हिंदी में पढ़ेंगे, या एक पर्टिकुलर टाइप का एजुकेशन जो है उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इनके पेरेंट्स के ऊपर है, ठीक है। तो अभी तक आप को इस पृथ्वी में आए हुए 10 साल हो चुके हैं, और अभी तक आपने कोई भी कॉन्शियस चॉइस ऐसी नहीं बनाई है जिससे आपका कोई मेजर डेवलपमेंट हो, ठीक है। 5 साल से 10 साल का बच्चा हाँ ये ज़रूर कह सकता है कि मुझको खाने में क्या खाना है आज, ठीक है। अब वो जो है उसको वो अच्छा लगता है इसलिए बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल कि उसको मीठा खाना है, तो उसको चॉकलेट्स खाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए वो बोल रहा है कि चलो चॉकलेट्स मैं खाता हूँ, ठीक है। एक कॉन्शियस चॉइस वो हो गया। 5 साल से 10 साल का बच्चा इतना कुछ बोल सकता है, लेकिन कोई मेजर कॉन्शियस चॉइस नहीं बना सकता, ठीक है, कि उसका एजुकेशन क्या होगा, आगे की ज़िंदगी उसकी कैसी होगी, उसको क्या करना चाहिए तो उसका आगे का ज़िंदगी ऐसा होगा, वो ये सारी चीज़ें नहीं सोच सकता, ठीक है, क्योंकि अभी
पर्टिकुलर एक डेवलपमेंट स्टेज में है, पर्टिकुलर डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं 10 साल से 15 साल के बीच में। अब 10 साल से 15 साल के जो बच्चे हैं या जिस तरीके का आ, उनको एजुकेशन मिला है, तो हम ये समझ सकते हैं कि 15 साल आप एक स्कूल में तो बिताते ही हैं, है ना। इस ऑब्वियसली बात है 17 साल बिताते हैं, लेकिन 15 साल इसलिए कह रहा हूँ कि एक आपको क्योंकि हमें डाइसेक्ट करने में भी आसानी होगी और एक समझने में भी आसानी होगी कि 15 साल हो गए आपके इस पूरे अर्थ में, 15 साल हो गए और आप उन्हीं चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हैं जो चीज़ आपने बनाई नहीं, उन चॉइसेस के आप कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हैं, ठीक है। अब 15 साल का बच्चा रीजनेबल हो सकता है एक चीज़ को लेके कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है, या मेरे ऐसे दोस्त क्यों हैं, मेरे आसपास के लोग ऐसे क्यों हैं, मुझे इनसे क्या अलग बनाता है, मुझे इन जैसा कैसे क्या चीज़ बनाता है। वो ये सारी चीज़ें रीज़न कर सकता है। अभी 15 साल का हो चुका है वो, ठीक है। लेकिन जो 10 साल के 15 साल के पीरियड का जो पीरियड है, जो 5 साल का जो पीरियड है, उसमें वो वही कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहा होगा, ठीक है। उन्हीं चॉइसेस के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो झेल रहा होगा जो उसके पर्टिकुलरली एक सोसाइटी ने इन्फ्लुएंस करी, ठीक है। वो हमने देख लिया कि पेरेंट्स का जो चॉइस है वो सोसाइटी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। पेरेंट्स का खुद का भी इंडिविजुअल चॉइस होगा और वो मेजर चीज़ों में नहीं होगा, वो छोटे छोटे चीज़ों में होगा। जैसे कपड़े किस तरीके से अपने बच्चों को पहनाना है, किस तरीके का पर्टिकुलर एक डाइट होना चाहिए, खाना होना चाहिए, मेरे बच्चे कहाँ पे एक तरीके का हॉबी डेवलप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें क्लासेस लगवा देंगे, समथिंग लाइक दैट, कि जिनसे उनका कुछ मेजर चेंजेस है वो अभी भी नहीं इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। अब 15 साल के बच्चा है, अब वो रीजन करना जान रहा है धीरे 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 धीरे। तो 15 से 18 साल के जब आप होंगे, ठीक है, तब आप अपने खुद के चॉइसेस लेने के काबिल बनेंगे। तो ये जो चॉइसेस है, जिस तरीके के जो चॉइसेस है, ये चॉइसेस कौन बना रहा है आपके? ये चॉइसेस क्या आपकी सोसाइटी से मीडिएटेड होके आ रहा है? या ये चॉइसेस आपके खुद के कॉन्शियस चॉइस है? मेरा रीजनिंग ये बोलता है कि ये जो चॉइसेस होंगे जो ये खुद बना रहा होगा, इसके पीछे का इन्फ्लुएंस जो है वो हाईली सोसाइटी का होता है। वो कॉन्शियस क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता कि कॉन्शियस चॉइस के पीछे उसको एक रीजनिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब वो रीजनिंग में ऐसा ऐसा क्या डालता है कि उसको ये लगे कि वो मेरा कॉन्शियस चॉइस है? एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि एक तरीके की अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि एक बच्चा है, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ कि एक जो बच्चा है जो 15 से 18 साल के बीच का जो बच्चा है, उसको आईआईटी जाना है, ठीक है। अब ये चॉइस कहाँ से आया उसका? ये चॉइस वो खुद के लिए बना लिया उसने, ठीक है। लेकिन क्या ये जो चॉइस है वो उसकी खुद की है या मीडिएटेड है? क्योंकि ये यूनिवर्सल तो है नहीं कि जो उसकी चॉइस बनेगी, क्योंकि
वही चॉइस बना सकता है जो उसके आसपास होगी। अब पर्टिकुलर आईआईटी ही जाना है ऐसा उससे किसने कहा? हम अज्यूम करके चलते हैं कि चलो ठीक है, वो उसने पेरेंट्स से भी कोई बात नहीं करी इस चीज़ पे, उसने अपने को भी दोस्तों से भी बात नहीं करी इस चीज़ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी सोसाइटी ऐसा कैसे इन्फ्लुएंस डाल सकता है उस पे? वो आसपास लोगों को देखता होगा, वो पूछता होगा, ठीक है। हम देखते ही हैं कि जो बच्चे आईआईटी करते हैं या फिर जो जेईई मेंस एग्ज़ाम देते हैं, एडवांस देते हैं, उनको लोग किस तरीके से मानने लग जाते हैं, ठीक है। किस तरीके से उनका दर्जा हो जाता है अगर वो आईआईटी क्रैक कर ले, नहीं कर ले, उनकी तैयारी भी कर रहे हो, कुछ भी हो, तो लोग उन्हें अलग पढ़ा लिखा इंसान मानते हैं। ऐसा ऐसा मानने के वजह से ही उसका ये चॉइसेस बन सकता है कि मुझको आईआईटी जाना है, ठीक है। अब चलो ठीक है, एक और एज्यूम कर सकते हैं कि मान लो कि उसको आईआईटी वगैरह सब नहीं जाना है, उसको अलग चीज़ करनी है, और वो अलग चीज़ है कि उसको फिल्म डायरेक्टर बनना है। तो ये जो फिल्म डायरेक्टर बनने का जो चॉइस है 15 से 18 साल के बच्चे के बीच में, ये कहाँ से आया? क्या ये खुद का कॉन्शियस चॉइस है? अगर ये खुद का कॉन्शियस चॉइस है तो उसको किसने बताया होगा कि वो पर्टिकुलर फिल्म डायरेक्टर बन के उसकी ज़िंदगी ऐसी होगी, या जो भी उसके पीछे का जो मोटिवेशन है, और वो पर्टिकुलर जो इंसान होगा जो उसको बताया होगा, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ होगा? तो हम ये देखते हैं कि जो इनके माता पिता होंगे, जो इनके तरीके का पेरेंट्स के जो एजुकेशन और उनका एक तरीके का प्रोफेशन होगा, उनको ही देखते हुए वो एक तरीके की चॉइस बनाएगा, ठीक है। हो सकता है ऐसा बनाए वो, लेकिन वो कॉन्शियस चॉइस होगा वो, क्या खुद उसका खुद का वो होगा, वो थोड़ा डाउट है 15 से 18 साल के बीच के बच्चे का। वो डाउट हो सकता है, मतलब एक हम रूम लेके चलते हैं कि क्योंकि उसमें एक हैवी रीजनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर है कॉन्शियस चॉइस है, उसको ये बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो आएगी, इसीलिए वो दूसरों से जाके पूछेगा, देखेगा, ठीक है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि उसका जो चॉइस है वो अभी भी उसका खुद का है नहीं, ठीक है। तो आपका आपकी ज़िंदगी के 18 साल बीत गए और आपने एक भी ऐसा कॉन्शियस चॉइस नहीं लिया जो आपका खुद का हो। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि जो जिस प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर एक बच्चा है, जिस प्रोफेशन में वो जाएगा आगे, आप देखते होंगे कि जो उनके पेरेंट्स के जो एजुकेशन और जो उनका प्रोफेशन है, सिमिलर टू सिमिलर उन्हीं के जैसा वो कुछ ना कुछ बनेगा आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो बच्चा है वो फुटबॉल ही खेल रहा है। अब उसके मन में ऐसा तो नहीं आया कि यार मुझको साइंटिस्ट बनना है। क्यों नहीं आया उसके मन में ऐसा कुछ? क्योंकि उसके जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो उनके जो फादर हैं, उन्होंने उनको एक तरीके का बचपन से ही माहौल ऐसा दिया, एनवायरनमेंट ऐसा दिया है जहाँ पे वो फुटबॉल खेले, ठीक है। तो वो अभी फुटबॉल ही खेल रहा है। आप और भी दूसरों से एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके ये पीछे बनने का जो चॉइस है, क्या वो उसका खुद का कॉन्शियस चॉइस है? ये डाउटफुल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका कॉन्शियस चॉइस नहीं हो सकता, वो होना हो सकता है, लेकिन वो हाईली डाउटेड है, ठीक है। 18 साल हो गए और एक भी ऐसा कॉन्शियस चॉइस हमने अभी तक खुद से नहीं बनाया जो
आगे हमारी ज़िंदगी को लेकर चलेगा या उस पे उसका इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो अभी तक हम उन्हीं चीज़ों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं जो सोसाइटी हमें दे रही है। 18 साल हो गए, 18 साल की कंडीशनिंग, 18 साल का बिलीफ, 18 साल का सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी को ही डिफाइन करके रख देगा वो 18 साल। ठीक है, और वो सारी चीज़ों के ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। एक मुसलमान का बच्चा मुसलमान होगा, एक हिंदू का बच्चा हिंदू होगा, एक सिख का बच्चा सिख होगा। तीनों अलग 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 कल्चर्स हैं, तीनों अलग अलग रिलीजन है, तीनों अलग अलग चीज़ों को मानते हैं, तीनों अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तीनों अलग तरीके के खाना खाते हैं, तीनों अलग तरीके के पहनावा पहनते हैं, तीनों अलग अलग तरीके से अपने भगवानों को पूजते हैं। मुसलमान का बच्चा वो कॉन्शियस चॉइस खुद से नहीं बना सकता कि वो कल को बोले, ये 18 साल के उसमें, कि वो कल को बोले कि मैं आज से ये धर्म नहीं, मैं कोई और धर्म अपना रहा हूँ। हिंदू का बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा, सिख का बच्चा भी ऐसा नहीं बोलेगा 18 साल की उम्र तक। मतलब मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ, हो सकता है कोई ना कोई बोला होगा, हो सकता है कि किसी का कुछ कॉन्शियस चॉइस होंगे, लेकिन एक हम अगर बड़े पैमाने में इस चीज़ को देखें तो 18 साल तक के एज में आपका एक पर्टिकुलर बिहेवियर बन चुका होगा, एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी आ चुकी होगी, एक पर्टिकुलर आपका एक लैंग्वेज होगा, एक तरीके का आपका बिहेवियर होगा। तो वो सब कुछ आपका है ही नहीं, पहली बात। और वो सब कुछ आप पे इम्पोज किया गया। ठीक है, अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो ये जो इम्पोजिशन है, ये आपको बनाएगा, ये बताएगा कि आप कैसे इंसान आगे चल के रहेंगे। ठीक है, इसको तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है तो हो गया है क्लीन। दूसरा कलर लेते हैं इस बार। तो 18 साल तक की उम्र में तो आपके पास कोई कॉन्शियस चॉइस रहा नहीं। ठीक है, तो अब क्या, अब क्या, अब आपके ऊपर ऐसा क्या है, आपके पास ऐसा क्या है जो आप इस इम्पोजिशन को चैलेंज कर सकते हैं। फर्ज करते हैं कि ये जो 18 साल का बच्चा है, इसको बाइक चलाने नहीं आती। क्यों नहीं आती? अब जरा सपोज कीजिए क्यों नहीं आती होगी, रीजन करिए क्यों नहीं आती होगी। इसलिए नहीं आती होगी क्योंकि इसके घर पे बाइक नहीं होगी, पहली बात। इसके घर पे कार हो सकती है, इसके घर पे कार भी नहीं हो सकती, इसके घर पे सिर्फ साइकिल हो सकती है। तो जो उसके घर पे है, सबसे पहली चीज वो वही सीखेगा। 18 साल तक के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। तो उसको अभी तक जो उसके पेरेंट्स दिए, जो उसके नेबर्स ने दिया, जो उसके आसपास के जो लोगों ने दिए, उसके हिसाब से उसको ये चीज़ उसका एक बना कि यार उसको बाइक चलाने नहीं आती, उसको कुछ और आता होगा, शायद कार आता होगा, या शायद वो भी नहीं आता होगा तो साइकिल आता होगा, या ये भी मान सकते हैं कि साइकिल भी नहीं आता होगा।
ये जो इम्पोजिशन है इसको कैसे चैलेंज किया जाए, ये हमें क्या बनाता है। अब जैसे कि हमने देखा, ये तो कार बाइक का एक एग्जांपल हो गया। अब हमने देखा कि पर्टिकुलर एक तरीके का एजुकेशन जो है, जो हम पे इम्पोज किया जाता है, हम नहीं चूज करते उसको, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक पर्टिकुलर बच्चे को इस तरीके का एजुकेशन दिया जाए और उनका एक अच्छा डेवलपमेंट हो। पहली चीज़ वो स्टेट की और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, दूसरी उसकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, तीसरी उसके नेबर्स की और रिलेटिव्स की और कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि एक पर्टिकुलर का बच्चा एक पर्टिकुलर एजुकेशन से होकर उसका एक डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अब एक बच्चा अगर हम देखें तो ऐसे, अगर एक बच्चा है यूरोप का, ठीक है, 18 साल का, और एक बच्चा है इंडिया का। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हम सबको पता है कैसा है, यूरोप का एजुकेशन सिस्टम भी हमें पता है कि कैसा है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क तो है। ठीक है। यूरोप के बच्चे के पास पूरी की पूरी ऑटोनॉमी होगी अगर वो अपना स्कूलिंग खत्म कर चुका है। ठीक है। यूरोप का जो बच्चा है 18 साल तक तो उसके पास भी कोई चॉइस नहीं होगी, लेकिन 18 साल के बाद उसके पास एक लिस्ट ऑफ चॉइसेस होता है जिससे वो अपने एजुकेशन को 18 साल के बाद का जो बच्चा है वो चूज कर सकता है कि उसको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे ECTS क्रेडिट सिस्टम चलता है और वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसने एजुकेशन को इस तरीके से डेवलप करके रखा है कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ाई कर सकता है, उसको बस अपने क्रेडिट्स को फुलफिल करने होते हैं। अब जैसे इंडिया का जो बच्चा है, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा रिजिड है। ठीक है। अगर आपने स्कूल में ही 10+2 में अगर साइंस ली है, ठीक है, तो कॉलेज में भी हम ये मान के चलते हैं कि ज़्यादातर आप साइंस के एक तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है। नहीं तो फिर हो गया कॉमर्स। ठीक है। साइंस का बच्चा कॉमर्स में भी जा सकता है, लेकिन क्या कॉमर्स का बच्चा साइंस में आ सकता है? देखने वाली बात है, मुझे भी नहीं पता अभी तक आ सकता है कि नहीं आ सकता, पता नहीं। आर्ट्स भी जा सकता है, तो साइंस का बच्चा आर्ट्स भी जा सकता है, लेकिन आर्ट्स का बच्चा साइंस जा सकता है, ये भी नहीं पता। अब चलो ठीक है, हमारे पास बस ये 3 ऑप्शन है और अभी के लिए नया आ गया ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंसेज में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो इनका है वो लिटरेचर, एक तरीके का इनका ये स्ट्रीम वाइज नहीं होता है, इनका सब्जेक्ट वाइज होता है। ये जो पर्टिकुलर जो यूरोप का बच्चा है ये साइंस के साथ म्यूजिक की पढ़ाई कर सकता है, साइंस पढ़ रहा है और म्यूजिक भी पढ़ रहा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं हमारे यहाँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। आप साइंस के कॉलेज में चले गए, मान लो कि आपने IIT क्रैक कर लिया, आपने BTech कर लिया, आपने कुछ ऐसे कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसके अंदर पे आप पर इम्पोज किया जाएगा कि पर्टिकुलर करिकुलम है, आपको इसी करिकुलम को फॉलो करना है। अब जहाँ तक मुझे पता है यूरोप में ऐसा नहीं है। वहाँ पे बकेट होते हैं कि आप अपने इस बकेट में ये टाइप के कोर्स पढ़ सकते हैं और इनका आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इनका आपकी फिर उस तरीके से आपकी डिग्री में आपका इस तरीके से आएगा कि आपने क्या क्या चीज़ की पढ़ाई करी है, मार्कशीट, डिग्री, ये सब जो भी है। लेकिन क्या आप इंडिया में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, करिकुलम फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो इम्पोजिशन है वो इंडिया के बच्चे के पास तो अभी भी है,
वो कॉन्शियसली चूज तो नहीं कर सकता। क्या पता कि एक इंडिया का बच्चा है, उसने बीटेक तो ले लिया, ठीक है, अब बीटेक पढ़ते पढ़ते उसको लगा कि यार मुझे ये नहीं पढ़ना, अब मुझे कुछ दूसरे पढ़ाई करनी है। बीटेक कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। उसको 2 साल में ये लगा कि यार मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए, तो अब वो क्या करेगा? अब वो यहाँ से जा भी नहीं सकता। तो ये जो स्ट्रिक्ट इम्पोजिशन है, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। फिर आप एक पर्टिकुलर इंडिया के जो बच्चे हैं उनका एक एजुकेशन देख के आप ये बता सकते हैं कि उनका घर में किस तरीके का माहौल होगा। आप बता सकते हैं, आप अज्यूम कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, आप अज्यूम कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट मैं कुछ भी वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। अज्यूम कर सकते हैं कि किस तरीके के एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता होगा, क्या करता होगा, किस तरीके से क्या उसने पढ़ाई करी होगी, वो सब कुछ आप पता लगा सकते हैं। इंडिया में इतना रिजिडिटी है। अब ये जो पर्सनालिटी जो आपने ली है वो भी इम्पोज पर्सनालिटी है, वो आपकी खुद की पर्सनालिटी नहीं है। अब 18 साल की उम्र तक में आपकी एक पर्सनालिटी बनी होगी। आप खुद मुझे बताइए कि इस पर्सनालिटी के पीछे आपका कितना कॉन्शियस चॉइस था होने का? कितना हो सकता है? मैं कहता हूं नेग्लिजिबल परसेंट। कि 18 साल की उम्र तक तो जो भी चीजें आप पे इम्पोज करी गई है वही आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। ठीक है, 18 साल के ऊपर के जैसे ही आप आते हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, तो अब 18 से जो 25 साल का जो जर्नी है ये अलग हो जाता है, क्योंकि आप देश विदेश से जुड़ने लगते हैं। ठीक है, हो सकता है अभी के टाइम पे ये जो एज ब्रैकेट है, ये कम भी हो, क्योंकि मोबाइल है, इंटरनेट है। मैं भी इंटरनेट के ज़माने का ही हूँ। अभी का इंटरनेट और भी ज़्यादा एडवांस है, अभी की चीज़ें और भी ज़्यादा आ चुकी हैं, नई नई चीज़ें आ चुकी हैं। लोग कम्युनिटीज़ बना के रहते हैं, लोग वोकल्स हो गए हैं बहुत सारे चीज़ों के, जो सोशल चेंजेस है उसके पीछे वोकल हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक तरीके का रीजनिंग करना चाह रहा था, और उसमें ये देखना चाह रहा था कि आपकी कॉन्शियस चॉइस कितनी है। जो आप अभी हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके की आप भाषा यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके का आपका खान पान है, जिस तरीके का आप कपड़ा पहनते हैं, जिस तरीके की आपकी पूरी पर्सनालिटी है, उसके पीछे आपका कितना कॉन्शियस चॉइस था। रीजनिंग करने से ये पता लगता है कि आपका ज़्यादा कोई चॉइस नहीं था इसमें। अगर आप एक तरीके का पेट्रियार्कल सोसाइटी में हैं तो आप पेट्रियार्क होंगे। अगर आप लड़के हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो आप पेट्रियार्कल चीज़ों को मानते भी होंगे। 18 साल की उम्र तक में तो फिर वही वाली बात चली आती है, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर की बात चल जाती है कि एक तरीके के आप सोशियो इकोनॉमिक में हैं तो आप एक तरीके के एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करेंगे, तो आप उन सारे जो सोशल इश्यूज हैं उनके पीछे आप रीजनिंग बहुत पहले से कर चुके होंगे, ये मैं एज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी बैटरी भी लो हो रही है, मैं जल्दी ख़त्म करने की भी कोशिश करता हूँ। तो मेरा ये जो बनाने का पीछे जो एक तरीके का रीज़न था, ये जो वीडियो या पॉडकास्ट सीरीज जो भी है, उसके पीछे यही था कि हम ऐसे क्वेश्चंस को रीज़न करें, उनके पीछे
जो कारण है उन्हें ढूंढे और उनका आंसर्स हमें हम कुछ खोज पाएँ, फाइंड आउट कर पाएँ। तो इस वजह से मैंने ये बनाया है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। मैं बहुत सारी चीज़ें और भी कहना चाहता था, और भी रीज़न करना चाहता था, लेकिन ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। हम आगे भी देखते आएंगे कि एक पर्टिकुलर और कौन कौन से क्वेश्चंस हम रीज़न कर सकते हैं, और हमारी ज़िंदगी में हमारा कितना योगदान रहा है ये भी हम एक तरीके से आंसर इसका भी लेकर आए कभी अच्छे से। मैं अपने ब्लॉग्स लिखता रहता हूँ, थिंक वाई ब्लॉग स्पॉट ब्लॉग है मेरा, तो वहाँ पर भी आप जाएं, आर्टिकल्स आते रहते हैं मेरे, वहाँ पर भी आप जाके पढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे मैं बहुत लिखता हूँ, सोचता हूँ, पढ़ता भी हूँ, और आप तक मैं पहुँचने की और कनेक्ट करने की कोशिश करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।